ट्रक के अंदर, ट्रैक्टर्स के अंदर लोगों की लाशें भरी जा रही, लोग भर रहे थे लाशों को कि यार उसका हाथ उठा ला, उसका सिर उठा ला। तो वो बताता है कि अब बच्चे की आवाज़ आ रही थी, दूध चाहिए, चीखने चिल्लाने की, औरतें बूढ़े बच्चे सब शामिल थे। यार बेटा बहुत तेज आ रही, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। वो वहाँ पे अजीब तरीके की हरकतें करने लगे। बुजुर्ग आदमी, उसने नींबू काट कर नींबू चाटा जाकर कि लो है कोई एंटिटी, आओ आओ। और ये सांस नहीं ले रही। मैंने ऑक्सीमीटर लगाकर चेक किया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 28 दिखा रहा था। 28 का मतलब बहुत कम ऑक्सीजन। बहुत कम। आज तक मैंने सिर्फ दूसरों को करते हुए देखा था, उस दिन खुद देखा अपनी सिस्टर को करते। मुझे नहीं जाना, वो गाड़ी से उतर रही थी, चलती गाड़ी से, और उन्होंने दीदी के माथे पर लगाई तो वो काली राख बन गई। ओह, उन्हें मौत तक बहुत ही बुरी तरीके से नसीब हुई, पानी तक नहीं मिला, पूरा शरीर सूख गया। वो तड़पती रही, चिल्लाती रही। उस दिन लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे कंधे पर धीरे से अपना हाथ एकदम धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा रहा है। इनका पूरा परिवार ख़त्म हो जाए, इनकी दुर्गति हो जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया। उन्होंने छिपकली की पूँछ काट दी, उस पूँछ को उसमें रखा। इसको तुम जिसकी दुर्गति करना चाहते हो, जिसका विनाश चाहते हो, मात्र उसके घर पे फेंक देना। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ के बारे में जो कि हमें सुनने को मिलती है। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि इंस्टाग्राम पे कुछ नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, और ये जो शख्सियत आज हमारे बीच में बैठी हैं, ये पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि कमेंट सेक्शन में इनकी बहुत डिमांड आई। सबसे ज़्यादा तारीफ़ करी गई कि ये बहुत सहजता से बताते हैं चीज़ों को और बहुत रियलिस्टिक तरीके से बताते हैं। तो आपकी ही भारी डिमांड पर हमने दोबारा इन्हें अपने चैनल पर बुलाया है, जिनका नाम है शिवा। ऑलरेडी काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, इनका नाम ही ट्रेंडी शिवा है। तो चलिए बिल्कुल भी वक्त न ज़ाया करते हुए आज हमसे रियल इंसिडेंट सुनने वाले हैं, जो कि अपने साथ लेके आए हैं। और करारी चीज़ जो है कि आज ये अपने कुछ फैमिली के कुछ ऐसे किस्से खोलने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा हॉरर होने वाले हैं। तो शिवा, कैसे हैं भाई आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, और सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा आपको और आपकी ऑडियंस को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर दोबारा इनवाइट किया। भाई एक बात बताइए, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप अपनी फैमिली में लौटे और फिर जब वो पॉडकास्ट पहला वाला आया, तो क्या रिस्पॉन्स था फैमिली का या फिर दूसरे दोस्तों का? यही था कि यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया देखकर, कि सच में कि ऐसा लगा कि हाँ कुछ स्टोरी ऐसी तुमने बताई है जो एकदम दिल को छू गई और रियल लगी बिल्कुल। तो वो स्टोरी थी या रियल इंसिडेंट थे? वो रियल इंसिडेंट थे, इसी अच्छा। वजह से जी। और कुछ वो, हाँ, कुछ ऐसा हुआ कि गांव वालों को लगाओ कि यार इसने इस बस के बारे में दोबारा बताया, या कुछ ऐसा, कुछ कन्फ्लिक्ट तो नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं, बाकी सब ठीक था? सब ठीक था। चलिए, तो आज जनता को हम कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बताने वाले हैं। उनमें से पहला कौन सा एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे जो खौफनाक हो? खौफनाक, जैसे कि हम लोग ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि इंसिडेंट था फिरोज़ाबाद का। यूपी में एक जगह है फिरोज़ाबाद, वहाँ का एक बहुत बड़ा किस्सा है, बहुत बड़ा हादसा है। लोग उसे गूगल भी कर सकते हैं, और ये मतलब इतना डरावना था। अभी आपने देखा होगा बस का इंसिडेंट लोगों ने कवर किया, पिछले पॉडकास्ट में बात किया था, उसमें हम लोगों ने बताया था कि 80 लोग जो हैं वो जिंदा जलकर मर गए थे। तो आज हम जिस बारे में बताने वाले हैं और जो नंबर्स हैं उन्हें सुनने के बाद लोग शॉक्ड हो जाएंगे। अच्छा, एक किस्सा है फिरोज़ाबाद का। तो ये पूरा नेट पे अवेलेबल है कि किस सन में हुआ था? सब कुछ अवेलेबल है। ये सन थी 1995 का एक किस्सा। ओके। मेरी माता जी ने मुझे ये बताया था, और वहाँ से जो जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था उसके पास जो गांव लगे हुए थे, उसमें से एक गांव मेरी नानी का घर था। मतलब वहीं पर ये सारी बातें सबको पता है। तो वहाँ पर जाकर मुझे जब ये चीज़ें पता चली, तो ये बुज़ुर्ग लोग जब बताते हैं ना, तो उन चीज़ों पर एक्चुअल में बिलीव होता है, क्योंकि उनके अंदर जो डर होता है वो हमें साफ दिख रहा होता है। तो अगर इसी किस्से को मैं आपको बताऊं, कि मैं आपको एक्चुअल टाइम भी बता सकता हूँ। ठीक है। ये जो इंसिडेंट हुआ था ये रात के 2:55 पर हुआ था। अच्छा जी। अब हुआ क्या था कि जो ट्रेन थी, कालिंदी एक्सप्रेस वगैरह जो चलती हैं, बहुत लंबे रूट पे चलती हैं, तो वो अपना जा रही थी, पैसेंजर ट्रेन जो जी, जिसमें अप्रॉक्स मेरे हिसाब से एक ट्रेन के अंदर 1500 से 1000 से 1500 लोग होते हैं, और दोनों में इतनी संख्या थी। दोनों तरफ से ट्रेन आ रही थी? दोनों तरफ से ट्रेन आ रही थी। अब हुआ क्या, जो एक ट्रेन आ रही थी उसके आगे एक नील गाय आ गई, और नील गाय उस ट्रेन के नीचे फंस गई। अच्छा। तो इस वजह से जो ट्रेन को स्विच करना था, वो जो पटरी उसे बदलनी थी, वो बदल नहीं पाई, वो सेम पटरी पे चल पड़ी, चलती गई। अच्छा, जो वहाँ पे वो लोग क्या बोलते हैं ना, जो मतलब दिखाते हैं झंडा वगैरह, सिग्नल्स वगैरह की लाइन क्लियर है, उस टाइम उसकी आंख लगी हुई थी, वो सो रहा था। उसने भी इस चीज़ नहीं नोटिस कर पाई कि ट्रेन इसी पाथ पर आ रही है। उसे इन्फॉर्मेशन भी मिली कि ऐसे ऐसे करो, लेकिन वो सो रहा था, मतलब काफ़ी गहरी नींद में था। कहते हैं ना, वो इंसिडेंट जो होना था, जो लिखा था, वो होता ही होता है। बिल्कुल। तो दो ट्रेन आपस में भिड़ी, और इतनी रफ्तार से भिड़ी कि आज भी उस गांव के लोग बताते हैं उस गांव की धरती हिल गई। अच्छा।
और जबकि वो गांव मेरे हिसाब से 6 से 7 किलोमीटर दूर होगा। ओ, मेरी माँ बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो ये हाथ से आसमान में उन्होंने रोशनी जैसी देखी थी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जब दो इतनी स्पीड में ट्रेन जब टकराती हैं तो क्या मंजर रहा होगा, ये तो सब जान सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ये समझिए कि मम्मा बता रही थी कि वो और उनकी फैमिली, मम्मा ने ज़िद की, बच्चों को ले जाया नहीं जाता है, मम्मा ने ज़िद की हम भी जाएंगे, देखेंगे, ज़रूर जाएंगे। तो ज़बरदस्ती नाना जी से बोली, तो नाना जी उन्हें लेकर गए। गांव के बहुत सारे लोग गए। तो वहाँ पर जो उन्होंने देखा वो बताती हैं कि शिवा आज भी जब वो मैं याद करती हूँ तो आज भी उन्हें गूज़बम्प्स आ जाते हैं। वहाँ पे सीन ऐसा था कि ट्रक के अंदर, ट्रैक्टर्स के अंदर लोगों की लाशें भरी जा रही थी। लोग भर रहे थे लाशों को कि यार उसका हाथ उठा ला, उसका सिर उठा ला, इस कदर का मंजर था। और जो मैं आपको वो नंबर बता रहा था कि 80 लोग जिंदा जलकर मरे, आप बिलीव नहीं करेंगे, इसमें जो ऑन रिकॉर्ड बताया जाता है 400 से 450 लोग मारे गए थे। लेकिन मेरी गांव के लोग, मेरी मम्मा बताती हैं, मेरे नाना जी बताते हैं कि ऑफ रिकॉर्ड 800 से 1000 की गिनती थी ये, कि इतना आदमी ऑन स्पॉट मारा गया था, वो भी बहुत बुरी तरीके से। ऐसे वैसे भी नहीं कि हॉस्पिटल में गए, एकदम मर गए, पैर कट गया, सिर कट गया, इतना दर्दनाक हादसा था। वहाँ पर जो ये सफाई का कार्य था वो 2 दिन तक चला था। लाशों को, मांस को इधर उधर से उठाने में उन्हें इतना समय लग गया था, पुलिस वालों को इतनी फोर्स जमा हुई थी, इसके बारे में सब ने बात की थी। आप गूगल कर लेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। लेकिन अब जो चीज़ गूगल पर मौजूद नहीं है, जो चीज़ वहाँ के लोग बता सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मम्मा बताती हैं कि ये जब केस हुआ तो उस स्टेशन को बंद कर दिया गया। थोड़ा टाइम बीता, उसे खोलने की चर्चा चल रही थी लेकिन खोला नहीं। उन्होंने कहा थोड़ा समय और रुकते हैं। तो एक दूधिया वाला आता था उस गांव में, वही दूध सप्लाई करता था और उसके लड़के वगैरह आते थे। तो वो दूधिया बताता है कि जब वो आ रहा था उसकी साइकिल वहाँ पे गिर पड़ी। ये किस्सा मुझे मम्मी ने मेरी सुनाया। और पटरी के पास, पटरी पे ही गिर पड़ी। पटरी वो क्रॉस कर रहा था, वो बंद रहते थे फाटक, लेकिन नीचे से नहीं निकल जाते हैं गाँव में लोग, तो वहीं गिर पड़ी। उसके दोनों तरफ बड़े बड़े कनस्तर लगे हुए थे जिसमें दूध भरा हुआ था। एक खुल गया, वो फैल गया पूरा। अब वो बहुत परेशान कि अरे यार। तो उसने देखा जो कुछ बचा हो यार सही से रख लें, और कनस्तर वो बंद कर रहा था। उसने अपनी साइकिल उठाई, वो साइकिल नहीं उठा पा रहा था। अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया। वो इतनी तेज़ साइकिल खींचे, ऐसा लग रहा साइकिल कोई पकड़े हुए, और ऐसे वैसे तरीके से नहीं, बहुत टाइट पकड़े। वो जो दूध वहाँ पे फैला था, वो देख रहा था कि वो दूध धीरे धीरे कम हो रहा था अपने आप जैसे कोई पी रहा है। अब लोग कहेंगे कि यार चलो वो तो इधर उधर जा रहा होगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, वो साइकिल उठाता रहा, दूसरे कनस्तर से दूध नहीं फैला था। तो उसने कहा यार चलो एक काम करते हैं, कनस्तर निकाल के रख देते हैं, क्योंकि उसे अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसने दूसरा कनस्तर उठाया, आराम से उठा लिया। वो कनस्तर खाली हो चुका था। एक में से बह रहा था और दूसरा खाली जो भरा रखा था बड़ा कनस्तर, वो खाली हो गया था 5 से 6 मिनट के अंदर। अब वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया इस बात को लेकर, उसने जब इधर उधर देखा कि यार साइकिल कोई छोड़ दे। गांव के लोग बिलीव करते हैं, वो मानते हैं कि ये चीज़ें होती। तो वो वहीं बैठ गया कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। उसने हाथ जोड़े तो वो बताता है कि अब बच्चे की आवाज़ आ रही थी, दूध चाहिए, दूध चाहिए, चीखने चिल्लाने की। औरतें, बूढ़े, बच्चे सब शामिल थे यार, क्योंकि सबकी पूरी फैमिली चली गई, एक साथ चली गई। तो ये तो पहला इंसिडेंट था। इसने ये बात गांव में बोली जाकर, लोगों ने कहा हो सकता है हुआ हो, लेकिन जो कह रहे इससे प्रूफ कैसे होगा। तो बोले, उन लोगों ने फिर इग्नोर कर दिया, इतना नहीं सुना कि आगे देखेंगे कभी और कुछ होगा। गांव में एक नई शादी हुई थी, वो जो बहू थी वो अपने घर गई हुई थी। ये उसे, इसका जो हस्बैंड था उसे लेकर आ रहा था। वो जब लेकर आ रहा था तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि आप नीचे से निकलो, मैं फिर से नीचे से बाइक निकालता हूँ। इन्होंने बाइक निकाली, बाइक सेम उसी जगह पे फिर से गिर गई। अब जब बाइक उठा रहा, बाइक उठी नहीं रही। उसकी वाइफ तक हेल्प कर रही है, बाइक नहीं उठ रही। और उसकी वाइफ को एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही, बहुत बुरी तरीके से। कब की, मतलब शाम की बात है, दिन की बात? शाम की शाम की वही बज रहे हूँ, 4-5 बज रहे थे। उसने ये किस्सा सुन रखा था, वो दूध वाला, वो भी ये बात समझ गया मामला गड़बड़ है। उसने भी बहुत हाथ जोड़े कि हमें जाने दो, हमें कैसे करके छोड़ दो, आप जो बताओगे हम वो करेंगे, हमें छोड़ दो। और ये बताते हैं लोग, इंसिडेंट इसलिए हुआ था उसकी बहू, मतलब जो वाइफ थी उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि नई शादी हुई थी। अच्छा। और ये चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। और अब आप एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस समझो, वो जो दूधिया था उसे बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और ये जो शादीशुदा लड़की थी, इसे सुनाई दे रही थी औरतों की आवाज़, बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला रही थी, यहीं रुको। जैसे तैसे इसने हाथ जोड़े, गांव से लोग बुलाए, बहुत ज़्यादा हाथ जोड़े कि बस हमें जाने दो। तब इसकी बाइक निकली, उठ गई और ये वहाँ से चला गया। और ऐसा एक इंसिडेंट नहीं, बहुत से इंसिडेंट होते रहे। गाँव वाले इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए।
पुलिस वालों ने कोशिश, पुलिस वाले आए, बोले हम इसे स्टार्ट करेंगे, इसे शुरू करेंगे, स्टेशन फिर से खुलेगा, लेकिन मना कर दी गाँव वालों ने। अब पुलिस वाले इस बात पर बिलीव ना करें कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे अब पूरा गाँव एक तरफ, पुलिस वाले एक तरफ। तो वो इतना समझाते रहे कि सर आप मेरी बात मानिए, या फिर से कोई हादसा हो जाएगा। जहाँ पर इतने लोग मरे हों, जहाँ पर 800 की गिनती थी, वहाँ पर कैसे नहीं हो सकता, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। तो उस रूट को ही बंद कर दिया था, उस मतलब जो स्टेशन था जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, हाँ वो आप रूट ही समझिए, उसे बंद कर दिया था उतने टाइम के लिए कि ट्रेन वहाँ से क्रॉस नहीं होगी, नहीं गुजर, क्योंकि वहाँ पे साफ उनका पुलिस वालों के हिसाब से सफाई कार्य चल रहा था और उसे लेकर चीज़ें ठीक की जा रही थी, पटरी वगैरह को लेकर। लेकिन गाँव वाले इस वजह से मना कर रहे थे, उन्हें पता था कि फिर से कोई हादसा तो होगा। बाद में क्या हुआ था कि उस रूट को परमानेंट ब्लॉक कर दिया था या सिर्फ ट्रेन निकलती थी रुकती नहीं थी? नहीं, बाद में यही सीन हुआ था कि वहाँ से जब ट्रेन निकलने लगी, वहाँ पे लोगों ने खड़ा होना बंद कर दिया। जब चीज़ें ठीक हुई, मैं आपको वही बता रहा हूँ। वो एक अलग बात है, वो आगे की बात हो गई कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया। लेकिन इस दौरान जो दूध वाले के साथ इंसिडेंट हुआ या फिर उस औरत के साथ जो हुआ, जो अपने पति के साथ आ रही थी, उस दौरान वहाँ से ट्रेन निकलती थी या नहीं? नहीं, उस दौरान सब बंद था। हाँ, वो ब्लॉकेज कर दिया, पूरा हटा दिया उन्होंने कि इधर से कोई रूट बनेगा ही नहीं, अभी कोई ट्रेन जाएगी नहीं, कि आप दूसरे रूट से ले जाइए, इधर से कोई ट्रेन नहीं जाएगी। फिर जब काफ़ी समय बीत गया, इन लोगों ने बोला कि आप चालू करते हैं इस रूट को, लेकिन गाँव वाले अड़े रहे कि आप मत शुरू करिए, कि आप मेरी बात मान लीजिए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। उसी पुलिस वाले में से एक गांव का ही आदमी था, वो भी उसमें ड्यूटी करता था। उस इंसान को बैठाल के गांव वालों ने समझाया कि बेटा ऐसा ऐसा होता है। अब वो कह रहा था कि मैं अपने ऑफिसर्स को कैसे समझाऊं, कि मैं ऊपर वो रैंक वाले पढ़े लिखे इतनी बार, उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि ये तो वो लोग किसी तरीके से मानेंगे ही नहीं, क्या उन्हें या तो प्रूफ दो। उन्होंने कहा बेटा इन चीज़ों कोई प्रूफ नहीं होता, कि बात समझो, मामला बहुत बिगड़ जाए, कोई और बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। अब यहाँ पर सीन ये बना कि उसमें जो ऑफिसर रैंक पर था, वो जब वहाँ से एक दिन अपनी बाइक लेकर गुजर रहा था अपने किसी बुज़ुर्ग को बिठाल कर, तो उनके बुज़ुर्ग ने बोला बेटा गाड़ी रोको। बीच स्टेशन पे वो कह रहे हैं गाड़ी रोको। अब वो कह रहा क्यों, कह रहे गाड़ी रोको। तो उन्होंने रोक ली, वो खड़े हो गए कि ट्रेन आ रही है। तो उन्होंने कहा बाबा यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं आती है, ये बंद कर दिया हम लोगों ने, कि ट्रेन आ रही है, कि दिख रही आ रही है बेटा, बहुत तेज़ आ रही, सब मर जाएंगे। वो वहाँ पे अजीब तरीके की हरकतें करने लगे, बुज़ुर्ग आदमी, कि तुझे नहीं दिख रहा, मेरी आंखों से देख ट्रेन आ रही है। उसे बहुत ज़्यादा समझाने लगे। उस दिन हल्का उसे डर लगा ऑफिसर को, तब उसने गांव वालों की बात पर बिलीव किया। इसी के चलते जब गांव के जो पुजारी वगैरह थे उनसे कहा गया, तो पुजारी ने मुस्कुरा कर कहा यार जहाँ पर 800 लोगों की बलि गई है, उसे बलि एक तरीके की मानी जाएगी, जहाँ पर वो कट गए, मौत हो गई, वो जगह तुम कैसे समझते हो ऐसी नहीं होगी। तब गाँव के पुजारी को बुलाया गया। तब ये चीज़ पहली बात ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि रिक्वेस्ट की गई। लोग आप बताते हैं कि तांत्रिक क्रिया ये करा गया उतारा, वहाँ रिक्वेस्ट की गई, पुजारियों ने रिक्वेस्ट की पूजा करके कि इसे छोड़ दो, कि आप लोगों की आत्मा को मुक्ति मिले, इसके लिए हम पूजा पाठ करेंगे, जो शुद्धि होती है वो करेंगे। जैसे अब पता नहीं किसी की लाशें भी नहीं समझ आ रही थी कि कौन सा किसके परिवार का, किसी की पहुँची नहीं पहुँची, वहाँ लाशों का ढेर लग गया था। लाशें जब जलाई जा रही थी तो बस ऐसे ही जलाई जा रही थी कि भर के डाल दो यार, किसी की भी जला दो, क्या कर सकते हैं, किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब पूजा पाठ किया, रिक्वेस्ट की, थोड़े टाइम बाद उन्हें लगा कि चीज़ें ठीक हैं, फिर उन्होंने मतलब वहाँ से आना जाना शुरू किया, उसे खोल दिया गया, तब वहाँ से ट्रेनें चलना शुरू हुई। लेकिन आज भी उसका इतना खौफ है कि वहाँ पर कोई रुकता नहीं, और वहाँ से कोई रूट नहीं दिया गया गांव में जाने का, अलग डायरेक्शन से गांव वालों ने रूट मांगा। तो स्टेशन पे कोई होता है, नहीं खड़ा होता, कोई नहीं है वहाँ पे खड़ा कोई होता भी नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ मिस हो गई जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी, वो जो इंसान मैंने आपको बताया था जो ट्रेन को मतलब उस दिन सो गया था, उसने सारा इल्ज़ाम खुद के ऊपर ले लिया कि मेरी वजह से, कि ये मेरी वजह से हुआ। तो वो जो इंसान था उसने मतलब इसे डिप्रेशन में वो इतना ज़्यादा चला गया था, वो गांव में यही कहता फिरता था ये मेरी वजह से हुआ, और उसने आत्महत्या कर ली, उसी जगह पर आत्महत्या कर ली कि मैं भी इन लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। आप इन चीज़ों पर बिलीव करते हो? बिल्कुल करता हूँ। आपने इससे पहले भी इंसिडेंट में बताया था कि ऐसे एक हॉन्टेड हाईवे था पूरा का पूरा, अब आप ट्रेन के बारे में बता रहे हो, कभी आप वहाँ पर विजिट करके आए हो? बिल्कुल, मेरी नानी का घर है वहाँ पर। कैसा माहौल रहता है वहाँ पे? माहौल आप ये समझिए, जब आप दोपहर में वहाँ जाएंगे ना, लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार वहाँ दोपहर के 2 बजे जाकर खड़े होकर देखिए, अलग ही माहौल है यार, कुछ अलग ही लगता है यार, वास्तविकता में कुछ गड़बड़ है, अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं लोगों की तरह ये नहीं कहूँगा अरे बहुत डर लगता है भूत प्रेत, अंदर से बहुत दिक्कत होती है, अरे शिवा, होती है। अभी हम ऑफ स्क्रीन डिस्कस कर रहे थे कि आपका कोई एक नोन था जिसने आपको बोला था कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को मना करते हैं, ये मानते ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। ज़रा एक बार जो मुझे बता रहे थे, एक बार वो बताना कि क्या हुआ था उसके साथ, जो नींबू के साथ वाला हिस्सा था। हाँ, वो मेरे फ्रेंड का, अभी जो हम लोग ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे, वो
यही था कि ये तो किस्सा अभी 4 दिन पहले का है। इसमें क्या हुआ, लाइब्रेरी में 4-5 लड़के आराम से रात में पढ़ते वगैरह हैं और रात में घूमने जाते हैं हम लोग, तो कॉल कर देते हैं शिवा भाई आ जाओ घूमने चल रहे हैं थोड़ा रात में, कि चाय वगैरह पीने चल रहे हैं। तो रात में हम लोग ऐसे चाय वगैरह पीने जा रहे थे, तो एक जगह पर कुछ नींबू वगैरह चूड़ी वगैरह पड़ी हुई थी। चूड़ी नींबू, हाँ चूड़ी नींबू सिंदूर, ये चीज़ें वही पड़ी हुई थी। अब हम लोगों ने बोला यार इन्हीं को हम लोग टोटके कहते हैं। तो उसमें से एक लड़का कहते हैं ना, वो मसीहा निकलता है कि अरे कुछ नहीं यार, मुझे कुछ करके दिखाए, मुझे कुछ करके दिखाए। तो वो गया, उसने एकदम तफरी में इतना ज़्यादा मतलब वो उसमें आ चुका था कि मुझे कुछ नहीं होगा, टोरे में उसने नींबू काट कर नींबू चाटा जाकर कि लो है कोई एंटिटी, आओ आओ। तो हम लोगों ने उससे मना किया, यार भाई बात समझ यार ऐसा मत कर। मेरे फ्रेंड ने उससे एक बात भी बोली थी, वही मैं जो बता रहा था से, उसने बोली थी भाई बाबा बदलते रह जाओगे, कि इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करो, बाबा बदलते रह जाओगे, कि दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। उसने कहा अरे कुछ नहीं होगा यार, आप बिलीव नहीं करोगे, अगले ही दिन वो बीमार हो गया। अब लोग कहेंगे, अब लोग यही कहेंगे कि बीमार हो गया होगा, मैं बता भी दूं कैमरे पे, हाँ उसकी प्लेटलेट्स डाउन हो गई, प्रॉब्लम हो गई, बुखार आया। लेकिन यार बुखार ऐसा बुखार नहीं होता डॉक्टर से कंट्रोल ना हो। और जब उससे पूछा तो उसने क्या बताया था? वही मैं बात को बता रहा हूँ, पहले तो उसका बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा था, काफ़ी दिन लगे उसे रिकवर हुआ, फिर वो हम लोगों को मिला। मैंने कहा ठीक है सब, कि हाँ यार तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने कहा आप सच बताइए कोई सपने वगैरह आते हैं? तो कह रहा हाँ। मैंने क्या? तो बता रहा था कि सपने में एक लड़की आती है जो हाथ पकड़ के मुझे ले जाती है कि साथ चलो, कि मैं कहता हूँ मैं नहीं जाऊँगा। तो तभी मुझे ये चीज़ फील हुई कि यार इसी वजह से शायद वो भी बचा हुआ, कि वो सपने मना कर देता। हर सपने में हर रात वो लड़की आ रही है। आज 2 दिन हो गए, वो बता रहा है रेगुलर आ रही है। जैसे ही उसकी आंख लगती है सपने में आ जाती है, चलने को बोलती है कि मेरे साथ चलो, उसका हाथ पकड़ के ले जाती है कि मेरे साथ चलो, और ये आधी रास्ते तक जाता है, फिर कहता नहीं जाना, बैठ जाता है। तो मैंने उसे सजेशन दिया कि भाई इस चीज़ को सीरियस लो थोड़ा, और मतलब जाओ कहीं, मेहंदीपुर बालाजी जाओ, कहीं भी जाना तुम्हें ज़रूरी है। फिर तो अब देखो वो कह रहा है कि हाँ हम जाएंगे, क्योंकि उसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, उसे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है वो प्रॉपरली ठीक हो चुका है। तो ऐसा तो नहीं है साइकोलॉजिकल कहीं दिमाग में घूम रहा है कि मैंने नींबू चाटा तो ये हो गया? नहीं, क्योंकि वो अब साइकोलॉजिकल उनके घूमता है जिनके अंदर डर होता है, उसके अंदर कोई डर ही नहीं था। और वो अब भी ये बात कहता है कि अब उसे सपने आने लगे, अब उसे ऐसा लग रहा है कि यार वो गलती थी, वो गलती थी। उस टाइम तो उसे ऐसा लग रहा था ऐसा कुछ होगा ही नहीं और हो ही नहीं सकता है। तो यही मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और वो जो दोस्त ने मेरे बात बोली थी बाबा बदलते रह जाओगे, वो वास्तविक है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे फिर। तो क्यों इन्हें थोड़ा सीरियस लो, क्यों ये हंसी मजाक में चीज़ें करनी है। आप जब यूट्यूब इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हो इन चीज़ों से रिलेटेड, तो लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते होंगे कि फेंक रहा है, झूठ बोल रहा है, ये है वो है। इन सबको कैसे टैकल करते हो भाई? टैकल का यही है कि मैं इन्हें इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि जिसे बिलीव है, जिस पे बीती है, वो कमेंट करता है मेरी वीडियो के नीचे कि भाई ये मेरे साथ हुआ है। तो मैंने देखा है कि आपकी भी वीडियो पे कमेंट आते हैं कि आपने जो चीज़ें बताई हैं, जो स्टोरी बताई, उसे हम पर मतलब उस स्टोरी पर मुझे बिलीव है, क्योंकि मेरे साथ भी वो हुआ है। तो यही है कि जो मानता है, मतलब जिनके साथ हो जाता है या जिन्होंने सुना होता है, जो बिलीव करते हैं, वो लोग इस चीज़ को मानते ही मानते हैं। मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि जो लोग नहीं मानने वाले होते हैं उनके लिए मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट एग्जांपल मेहंदीपुर बालाजी का है। बिल्कुल, या सालासर बालाजी, या फिर जो जहाँ पर ऐसी चीज़ें उतारी जाती है और ऑल ओवर इंडिया जो है लोग आते हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं कि किस तरीके से मेहंदीपुर बालाजी में जब आप घुसते हो तो वहाँ पर जंजीरों से लोग बंधे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं वहाँ पे मुक्त होने के लिए उनके घर वाले उन्हें लेके आते हैं। लेकिन फिर भी इतनी जनता है जो पता नहीं इस चीज़ को क्यों नहीं समझती कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ जब अपने ही बंदे इन चीज़ों को बिल्कुल नकार देते हैं, सोचिए कि यार ये तो सिर्फ बोलने वाली बात है। और जबकि जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि गांव वाले जो लोग होते हैं, जो थोड़ा उस एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर उनके दादा परदादा बुज़ुर्ग लोग उन्हें समझाते हैं कि यार ये चीज़ें होती हैं, आप मीठा खा के बाहर मत निकलो, खुले बाल मत रखो, परफ्यूम इतना मत लगाओ, उस तरीके से अपना रहन सहन मत करो, ज़्यादातर ड्रिंक करके नॉनवेज खुले में मत खाओ। ये सारी चीज़ें पहले लोग समझाने वाले हुआ करते थे। अब मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है जैसे शहर में रहते रहते लोग ना चकाचौंध में इतने ज़्यादा घुस गए हैं। और फिर मेन बात ये भी है कि पता है जैसे हमारे पास क्वेरीज भी आती है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हमारी वीडियो उस पर कमेंट्स भी आते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। उनके नीचे भी पता है कमेंट्स लिखा होता है कि अंधविश्वास को दूर करो, अपने भगवान की पूजा करो, या ऐसा करो वैसा करो। मतलब लोग कहीं ना कहीं टोंट मारने वाले भी बहुत हैं जो ये सोचते हैं। इसी में मेरे पास एक है बात बहुत अच्छी है आपने जो बताई है कि लोग कहते हैं भगवान पे विश्वास करो या अंधविश्वास पे ना करो। उनसे एक सवाल है मेरा कि जो भगवान पे विश्वास करते हैं
ठीक है, बालाजी हनुमान जी पे विश्वास करते हैं, वो हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। उसमें एक लाइन लिखी हुई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो जब ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ये लाइन कहाँ से आ गई? महावीर जब नाम सुनावे। तो ये लाइन कैसे आ गई फिर? उनसे ये सवाल है मेरा कि जब ये लोग एग्जिस्ट, ये कितनी पुरानी बात है, ठीक है, कब लिखी गई थी? तो कुछ तो सोच समझ के लिखी गई होगी ना। और ये वो लोग हैं जो हाथों में अंगूठी पहनते हैं गले में चेन होती है, भगवान के लॉकेट होते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं घर से टीका लगा के निकलते हैं, तो ये भगवान पर बिलीव करने को रेडी है, बट इन चीज़ों पे नहीं है। जबकि सारे उपाय करे इसलिए जा रहे ताकि नेगेटिव चीज़ों से बच के रहा जाए। बच गया है। खैर कोई नहीं, हम आते हैं अपने दूसरे इंसिडेंट पे जो आप बता रहे थे। शुरू कीजिए शिवा। दूसरा इंसिडेंट है, शायद अभी तक आपने किसी ने इस चीज़ को कवर नहीं किया, ये पर्सनल है और ये मेरी खुद मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। नगन कालिका करके एक चीज़ होती है। अब नगन कालिका क्या है, इसे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है क्योंकि इसके बारे में ना किसी ने बात की है और मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरी सिस्टर है, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती है, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन बीमार पड़ती है तो वो ठीक हो जाती है क्योंकि होती हैं कुछ प्रॉब्लम, वीकनेस रहती है उसकी बॉडी में। तो एक बार उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। ये बात कब से चलती आ रही है? ये बात काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। जैसे वो बचपन से ही बताते हैं डॉक्टर्स कि बीमार वगैरह रहती थी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक भी हो जाती थी कि बड़ी बड़ी जैसे होती जाएगी, बड़ी हो जाएगी तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे, बॉडी उसकी अच्छी खासी अडेप्ट करने लगेगी चीज़ें। तो हुआ क्या कि अचानक से बीच में बहुत ज़्यादा बीमार हुई, बहुत बीमार। तो हम लोग इसे, ये बात है कोविड के बाद की, जस्ट कोविड के बाद की। मेरे पिताजी, आपको मैंने बताया था कि कोविड में मतलब वो भी बीमार हो गए थे, तो वो धीरे धीरे कवर कर रहे थे, इसकी तबीयत ख़राब हुई। हम लोग अपनी दीदी को लेकर हम लोग कन्नौज से आगरा जाते थे क्योंकि आगरा में हमारे फैमिली डॉक्टर है, उनके पास। आगरा पहुँचे, ये बहुत बुरी तरीके से काँप रही थी, बहुत अजीब तरीके से। डॉक्टर भागा भागा आया, डॉक्टर परेशान हो गया, पूरी टीम लग गई एकदम, क्या हुआ, सब चेकअप हुए, सब कुछ लगाया एकदम। तो साइड में बुला के मुझे डॉक्टर कहता है कि यार बेटा शिवा सब ठीक है, कि हमें तो कुछ लगा नहीं यार, हो सकता है कुछ मेंटली हो। मतलब पकड़ में कुछ नहीं आया? हाँ, कुछ नहीं आया। वो बोले हो सकता है कुछ मेंटली हो, आप लोग भी ना समझ पाए हो, हम भी ना समझ पाए हो, कि मैंने इंजेक्शंस वगैरह लगा दिए, वो काम हो गई, ठीक हो जाएगा, आप घर जा सकते हो। तो हम लोग अपनी सिस्टर को लेकर घर आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं। थोड़ा 3-4 दिन बीते, उसकी फिर हालत ख़राब हुई, लेकिन इस बार झटका बहुत बड़ा था। इस बार झटका ऐसा था कि वो एकदम उसकी दांती पिस गई, दांत उसने बंद कर लिया बहुत तेज़ी से। और मम्मा ने उसके मतलब दांतों के बीच में वो लगा दी, चम्मच लगा दी, ताकि एकदम सांस टाइप की किनारे को, थोड़ा बहुत इतनी तेज़ ना दांत बंद हो। और ये सांस नहीं ले रही। मैंने ऑक्सीमीटर लगाकर चेक किया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 28 दिखा रहा था। 28 का मतलब बहुत कम ऑक्सीजन, बहुत कम। और वहाँ देखकर एकदम मेरे आंसू निकल गए और मैंने तुरंत एकदम कॉल किया दोस्त को कि गाड़ी लेकर आ। वो तुरंत गाड़ी लेकर आया और तुरंत हम लोगों ने हाईवे से इधर फिरोजाबाद आगरा के लिए दवाई, डॉक्टर के पास आए, उसे काम करते रहे, पानी डालते रहे। डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने देखा एकदम, डॉक्टर ने तुरंत ही मशीन वगैरह सब कुछ लगाया। फिर से इतनी बीमार हो गई, डॉक्टर ने फिर से सारे चेकअप कराए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आखिर में आके डॉक्टर यही कह रहा कि बेटा कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकला, कि यार सब ठीक तो है, हम लोग किस चीज़ का इलाज करें। उस टाइम ऑक्सीजन मेंटेन होगी थी? हाँ, जब आई तो ये तो डॉक्टर ने भी नोटिस किया कि ऑक्सीजन बहुत डाउन हो गई थी, लेकिन वो कुछ और रीज़न बता रहे थे, मैं भूल गया हूँ, बता रहे थे कि हो सकता है इस वजह से हो गई हो, लेकिन ऑक्सीजन बहुत डाउन हो गई। बोले आप सही समय पर ले आए, वरना लड़की बच नहीं पाती। अब यहाँ पर मेरी मम्मी का थोड़ा सा दिमाग घूमा, वो बोली यहाँ कुछ चीज़ें ठीक नहीं लग रही, कि गाँव चलो। तो हम लोग अपनी सिस्टर को लेकर गाँव में गए। तो हम लोग जब गाँव में पहुँचे हैं, तो गाँव में जाकर एक मतलब बाबा बैठते थे, वो ये चीज़ें बताया करते थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे आपने बताया बालाजी में, तो उनके पास ऐसी सिद्धियाँ टाइप की होती हैं, जो पूजा पाठ करते हैं ऐसी होती हैं, वो बताते हैं। तो जैसे अपनी सिस्टर को हम लोगों ने गाड़ी से उतारा है, उसे बिठाला सामने उनके, तो हम लोगों को लगा कुछ बताएंगे। अचानक से वो चारपाई से उठे, बोले से उठाओ यहाँ से। अच्छा जी। तो हम लोग पूछा क्यों, कि उसके ऊपर नगन कालिका है। और ये बात सुनते ही मेरी मम्मी बहुत तेज़ रोने लगी। वो वहीं पे एकदम ऐसा लगा कि एकदम बहुत ज़्यादा धराशायी हो गई, एकदम कुछ समझ नहीं आया, उन्हें बहुत परेशान हो गई। और मैंने कहा हुआ क्या, ये होता क्या है, बताओ तो। अब वो बहुत तेज़ रोने लगी, किसे यहाँ कर लेकर जाओ। मम्मी जी समझ गई थी? मम्मी समझ गई, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के बारे में सुन रखा था। अब हम लोग उसे लेकर एकदम गाड़ी में बैठे, उन्होंने कहा इसे लेकर जाओ, इसका अब हम लोग नहीं कुछ कर सकते, कि बिल्कुल चरम सीमा। पंडित जी ने हाथ खड़े कर, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, मेरे बस की नहीं है, आप कहीं और दिखा लो, इतनी सिद्धि इतनी शक्ति मेरे पास नहीं जो इसे काबू कर सकें। नगन कालिका। नगन कालिका। तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मी ये चीज़ क्या है, ऐसा क्या हो रहा है। बोली नगन कालिका एक ऐसी एंटिटी कह लो, या फिर एक ऐसी शक्ति होती है जो इंसान को मार कर ही जाती है, अगर उसके ऊपर करा दी जाए। नगन कालिका आ जाती है, करवाई जाती, मार कर ही जाती है। मतलब वो जाएगी नहीं तब तक, और कैसे मारेगी ऐसे भी नहीं,
बहुत बुरी तरीके से आपकी हालत ख़राब कर देगी, तड़पा तड़पा के एकदम बीमार करेगी, बहुत बीमार करेगी और एक दिन डेथ हो जाएगी। मम्मा बताती हैं कि ऐसी गांव में बहुत सी चीज़ें हुई जिसके चलते इन लोगों की मतलब खात्मा हो गया। इन लोगों का खात्मा हो गया, जिनके ऊपर नगन कालिका कराई गई थी। तो अब इसका उपचार हम लोगों ने पूछा, तो मम्मा फिर जो हम लोगों के गांव में जो लोग हैं जो बताते हैं ऐसे कैसे वो लोग बचे, काफ़ी लोग इससे बचे भी थे, उनके पास गए तो उन्होंने यही बताया कि इसका एक ही तरीका, पहला उससे रिक्वेस्ट करो, पहली चीज़ सबसे पहले उसी जो एंटिटी है उससे रिक्वेस्ट करो कि मेरी बच्ची ऐसे छोड़ दो। दूसरा, जितना ज़्यादा हो सके पूजा पाठ कराओ, जितना ज़्यादा। उस टाइम पर भी इन लोगों ने सजेशन दिया कि जो पहले लोग बचे थे वो भी ऐसे ही बचे थे, वो मेहंदीपुर बालाजी कोई गया, ऐसा नहीं एकदम जाके एकदम तुरंत ही सही हो गए। लोग कहेंगे, ऐसे लोग कह देते कि फेक बता रहा है, बिल्कुल मैं ये बात एग्री कर रहा हूँ। वहाँ दीदी को हम लोग लेकर गए, एक चीज़ थी जैसे ही वहाँ पर लेकर गए, आज तक मैंने सिर्फ दूसरों को करते हुए देखा था, उस दिन खुद देखा अपनी सिस्टर को करते हुए। वो एकदम चिल्लाने लगी, मुझे नहीं जाना। वो गाड़ी से उतर रही थी, चलती गाड़ी से, कि नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी। हम लोगों ने उसके हाथ पकड़े। उस दिन पापा भी समझ गए मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया, तभी एकदम उसे गाड़ी से उतारा, उसे हम लोग पकड़ के बैठे रहे कि नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी। तब वहाँ पे थोड़े कॉन्टैक्ट्स हैं मेहंदीपुर बालाजी में, वो आए, वो भी समझ गए मामला गड़बड़ है। उन्होंने बाबा का जो टीका था उसके माथे पर लगाया और आप ये समझिए थोड़ी देर बाद वो शांत हो गई, ठीक मतलब शांत हो गई। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मामला अभी भी मिश्रा जी गड़बड़ है, इसे ध्यान दो, इस पर थोड़ा विचार करो, इसे यहीं पर रखो, यहीं पर दिखाओ, या फिर आपको जहाँ सही लगे वहाँ जाकर दिखाओ। तब पापा ने विचार बनाया कि जो हमने आपको बताया था कि गांव में हमारे एक बाबा रहते थे, जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, वो बहुत सिद्ध थे, चंबल के पास। हाँ बहुत सिद्ध थे। तो वही एक उपचार बचा कि अब वो जो होगा वही करेंगे। वो साधु संत, उनके बारे में आपको बताऊंगा किसी दिन। वो बहुत चमत्कारी थे, वो एकदम अचानक कहाँ चले गए और कहाँ से आए थे किसी को कुछ नहीं पता। बस इतना पता रहता था कि ये अपने नशे में चूर रहते हैं, एकदम मतलब चिलम वगैरह लगाते हैं और मंदिर के पास रहते हैं, और कुछ भी नहीं पता था। वहाँ पर जब पहुँचे तो वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि वो जब मुस्कुराए तो उन्होंने कहा कि क्यों तुम दर दर भटक लिए, आ गए, पहले नहीं ख्याल आया? तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा सब कुछ है, मैं हूँ यहाँ पर, पहले नहीं ख्याल आया? उन्होंने कहा, पापा ने उन्हें बताया कि हम लोग एकदम परेशान हो गए इसलिए भाग गए। साधु जी ने, जो वहाँ पर बाबा थे, उन्होंने जहाँ पर वो बैठते थे, जैसे आपने सुना होगा गद्दी, जैसे अभी क्या नाम है इनका, अपने नीम करोली वाले बाबा, जैसे जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर शक्ति मौजूद रहती है। आप वहाँ पे लोग जाते हैं, वो बताते हैं उनका कंबल वगैरह मौजूद है। ऐसे ही एक चारपाई पर बैठा करते थे। तो जो बाबा थे उन्होंने क्या किया, जिस चारपाई पर बैठा करते थे उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि इस बच्ची को आगे लेकर आ और दीदी को आगे बिठा ला। उन्होंने उस चारपाई के नीचे से जो मिट्टी थी, उस मिट्टी को ऐसे करके हाथ से उठाया, बाकायदा मिट्टी दिख रही थी कि मिट्टी उठाई है इन्होंने, और उन्होंने दीदी के माथे पर लगाई तो वो काली राख बन गई। पता नहीं कैसे, और ये बिल्कुल रियल है, और ये काफ़ी लोगों ने देखा होगा, लोग इससे रिलेट भी करेंगे। ऐसा हो जाता है, ये सिद्धियाँ होती हैं इन लोगों के पास, अघोरियों टाइप के पास। और वो बन गई और दीदी मेरी बेहोश हो गई एकदम। अब पापा घबरा गए, तो उनका बच्चा सब ठीक है कि तुम जाओ, कि आवाज़ से कुछ भी नहीं होगा, कि जो था वो यहीं रोक लिया हमने, कि जो थी नगर निकाल का उसे यहीं रोक लिया, वो कहीं नहीं जाएगी, जो करना है हम देख लेंगे। और उस दिन के बाद से दीदी ठीक हो गई मेरी। आज भी बीमार। एंटिटी है क्या ये? नगर निकाल का एक ऐसी शक्ति बताई जाती है, जैसे इससे पहले के पॉडकास्ट में मैंने आपको रार बताया था, रार जो छोड़ी जाती है, जो लाइट की फॉर्म में दिखाई देती है। इसमें मैं आपको नगर कालिका के बारे में बता रहा हूँ। ये इसी तरीके की एक शक्ति है, काली शक्ति, जिसे बनाया इसीलिए गया है। इसे हम लोग कह सकते हैं कि एक आत्मा को आप आदेश देते हैं अपनी तरफ कर कि मेरा ये काम होना चाहिए, इसी को हम नगर कालिका कहते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी दीदी के ऊपर इस चीज़ को छुड़वाया गया था? जी। बाद में पता चला किसने छुड़वाया? इस चीज़ के बारे में वही बताने वाला था कि जब बाबा ने चीज़ें ठीक कर दी, पापा उन्हें घर ले गए, सब चीज़ ठीक। गांव में ही हम लोग उस दिन रुके हुए थे। फिर पापा रात में उनके पास गए, दोबारा गए। अब आप यहाँ पर ये चीज़ समझिए कि जैसे ही उनके पास गए, बाबा बोले पूछने आए हो ना बस। और ये चीज़ पापा को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। पापा ने कहा बता भी दो कि मैंने ये कहा था, जो था यहीं रोक लिया, कि सब पता किया, कि अब बस तुम इतना याद रखो, अब ये दोबारा कभी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा बता तो दो, हम सतर्क रहें, कि सतर्कता तुम्हें बरतनी है। और मैंने जैसे पिछले पॉडकास्ट में ही कवर कर दिया था कि वो एक ही शख्स था, मेरे ही घर के लोग करा रहे थे उस चीज़ को, और वो गांव के ही शख्स थे। बस उनसे ये चीज़ देखी नहीं जा रही थी कि इतना प्रेम भाव कैसे, बहुत ही ज़्यादा। तो पिताजी ने, उन्होंने कहा अगर बच्चा तुम कुछ गलत कराना चाहते हो उनको लेकर, वो भी हो जाएगा, लेकिन ये सही नहीं होगा। जो वो कर रहे हैं वही तुम करोगे, कि उनकी जो दुर्गति होगी वो होगी,
तुम अपना काम करो। और मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था उनकी कैसी दुर्गति हुई थी। दोबारा बता दो भाई, कईयों ने नहीं देखा होगा ये। वही दुर्गति हुई थी कि लोग कहते हैं कि तांत्रिक क्रिया करा देते हैं, कराने वाले की जो हालत होती है वो कराने वाले को भी नहीं पता होती है। उन्हें मौत तक बहुत ही बुरी तरीके से नसीब हुई, पानी तक नहीं मिला, पूरा शरीर सूख गया, सब कुछ, और कोई उनके आसपास नहीं था। वो तड़पती रहीं, चिल्लाते रहे, और वो ख़त्म हो गए। बताओ यार, सिर्फ ये चीज़ देख के कि बताओ इतने अच्छे से रह रहे हैं, कितना प्यार है इनके बीच में। बस हम, क्योंकि उन्हें दीदी से चिड़न थी कि ये बेटी एकदम इतनी काबिल, और उनकी बेटी नहीं थी इतनी काबिल। अब तो बहुत गहरी सोच चल रही है इस चीज़ की कि पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है। मतलब किसी को भी अगर अपना बदला लेना है तो ये समझ लो कि बस कैसे भी तांत्रिक मिल जाए। ये चीज़ वो समझ ही नहीं पा रहा इंसान सामने वाला कि उसकी क्या दुर्गति होगी अगर भाई जब समय आएगा। और इतने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं जो बोलते हैं इस चीज़ को कि भाई आप ये इन चीज़ों में पढ़ तो रहे हो, लेकिन जब ये घूम के आपके ऊपर आएंगी, बस इमेजिन करो कि जब मान लो किसी के ऊपर हो रहा है और वो किसी के पास सॉल्यूशन के लिए जा रहा है और सॉल्यूशन करने वाला यही बोल दे कि मैं उसी के ऊपर छोड़ दूं। मतलब कराने वाले के ऊपर अगर ये चीज़ छोड़ दी जाए दोबारा तो कितनी तगड़ी तरीके से वो चीज़ वापस आएगी। बिल्कुल, घर परिवार बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। आज हम इन चीज़ों के बारे में बैठ के बात करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। जिन लोगों पे बीत रही है उन लोगों पे सोचो क्या हाल हो रहा है। हमारे पास इतने मैसेजेस आते हैं कि हस्बैंड वाइफ के डाइवोर्स फाइल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ने कुछ करवा दिया। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा निकलती है, बिल्कुल। कहीं से कहीं तक कोई सेफ नहीं है। और अब तो मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं जो इतने अल्टीमेट लेवल के आ रहे हैं कि उनकी फैमिली के कर्ज चलते हुए उनके पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो कर रहे हैं। अब मैं हैरान हो जाता हूँ ये सुनने के बाद कि यार लोग कैसे भरोसा नहीं कर पा रहे। खैर हम यकीन तो दिलवा नहीं सकते, हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि इनसे आप सीख ले सकते हो कि आपको कोई बहुत ईजिली कुछ भी खाने को दे सकते हो और आप बहुत ईजिली ले सकते हो। अब तो प्रसाद के फॉर्म में भी चीज़ें दी जा रही हैं। बिल्कुल, तो उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अब वही बात है ना कि जो इंसान नहीं मानता वो क्या ध्यान देगा। आप जगह जगह चीज़ें सुनते हैं, कितनी जगह सुनते हैं, कुछ लोग सच भी बता रहे हैं, कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास सब्सक्राइबर्स आएँ, अपना पूरा रियल इंसिडेंट बताएं, ऐसे लोगों को हम बुलाएं। अब एक चीज़ को समझिएगा, कितने लोग होते हैं जो कमेंट में लिख देंगे भाई ये सारी चीज़ें फेक हैं। कोई अपनी बहन के बारे में कैसे ऐसी चीज़ निकाल के ला सकता है? क्या आपने कभी इस चीज़ को सोचा है कि कल को एक क्वेश्चन उनकी घर पे भी खड़ा होगा, उनकी फैमिली पे भी खड़ा होगा, तो कोई इस तरीके से बोल सकता है? मैं तो कभी नहीं बोलूँगा कि मेरे बहन के साथ ऐसा हुआ। अगर सीरियसली वो चीज़ हुई है तो मैं जनता के सामने लाना चाहूँगा कि यार ऐसी चीज़ हुई है और इससे प्लीज़ सीख ले लो, क्योंकि मेरी बहन के साथ ही हुआ है, कल को आपकी बहन के साथ भी हो सकता है और करने वाला कोई अपना ही है। तो भाई एक बात बताइए, जब आप लोगों को पता चला कि सिस्टर के ऊपर ऐसी चीज़ है, किसी ने करवा रखी है, तो गुस्सा नहीं आया? रिएक्शन क्या था? पिताजी, जैसे मैंने आपको बताया, उन बाबा के पास गए हुए थे। आपका क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला था। और मैं अभी जो आपको अगली बात बताऊंगा उसी बारे में बताऊंगा। मैंने उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, मैं उन्हें नहीं मानता हूँ। पिताजी की बात होती है? हाँ, पिताजी मानते, कहते यार ये गलत चीज़ें हैं, क्या कर सकते हैं, जो है सो है। लेकिन मैंने मना कर दिया कि ना मेरा उनसे कोई संबंध है, ना रखूँगा। जब तक आप कहोगे तब तक माना जाएगा, तब तक कोई संबंध नहीं। माता जी की भी ठीक है, अब वो पिताजी के हिसाब से चलती हैं। और तो पापा भी मुझे बिल्कुल नहीं टोकते हैं, वो कहते हैं जो तुम्हारे मर्जी, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। और पापा को गुस्सा नहीं आया क्योंकि वो बहुत काम है। उनका एक यही कहना है कि जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। और फिर आपने नहीं बोला कि अगर चीज़ें अब बढ़ जाती तो? ये चीज़ें बढ़ क्या जाती हैं, मैंने पिछले पॉडकास्ट में अगर लोगों ने सुना होगा, मैंने बताया भी था, काफ़ी हद तक बढ़ी हुई। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ऐसे लोगों से रिश्ता रख कर क्या फ़ायदा, मुझे नहीं पसंद है वो, मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है अक्सर लोग ऐसों से रिश्ता रखना पसंद करते हैं जो उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने पे यकीन रखते हैं। बिल्कुल, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे लिए बिल्कुल सगे, हमारे अच्छे हैं, भले हैं, और वही गड़बड़ कर देते हैं। शिवा, आपका हनुमान जी पे बिलीव बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। कभी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पर आपको लगा हो कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया? हाँ, अभी ये रिसेंटली एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। मेरे साथ कभी कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं होते। देखो, मैं जो बात है एक्चुअल बोलूँगा। लोग फेक बताते हैं अगर कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे साथ कभी कुछ नहीं होता। कभी कुछ ऐसा कि एकदम सपना आया हो, भूत प्रेत डरावना, मेरे साथ कभी नहीं होता। हालांकि मैंने चीज़ें देखी, मेरे साथ नहीं होता। अभी मैं अपने फ्रेंड के साथ लखनऊ गया हुआ था, उसमें एक हम लोग उसमें रुके थे होटल में। तो वो होटल में जब उसमें एंट्री कर रहा था तभी मुझे ठीक नहीं लगा, बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन हम लोग थके हुए थे तो हम लोग सो गए, लेट गए। सुबह 7 बजे मेरे दोस्त का पेपर था,
तो वो मुझे जगाया उसने, मैं नींद में था, तो उसने बोला कि यार मैं पेपर देने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जाओ, कोई बात नहीं। मैं सो गया। उस दिन लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे कंधे पर धीरे से अपना हाथ एकदम धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा रहा है। तो मुझे लगा ये सेवा ही होगा, क्योंकि मैं नींद में था। फिर मुझे अचानक से याद आ रही तो पेपर देने चला गया, तो मुझे लगा वहम होगा। तो किसी ने मेरी गर्दन पे हाथ रखा। अब ये चीज़ मैं नींद में समझ पा रहा हूँ कि कोई गर्दन पे हाथ रख रहा है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में पता है, वो बिलीव भी है। तो मैंने तुरंत ही एकदम चालीसा पढ़ना शुरू की। अब चालीसा मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा। सपने मुझे दिखाई, मतलब महसूस हो रहा है किसी ने मेरी गर्दन दबा रखी है। तब मैंने एकदम बाबा का ध्यान किया, हनुमान जी का, कि यार आपके होते हुए कैसे हो रहा है। और फिर मैंने तेज़ तेज़ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू की, और अचानक से मेरी आँख खुली, वो चीज़ एकदम हट गई। तब मुझे महसूस हुआ जो दीवार का कोना था, वहाँ की लाइट जो हल्की सी ब्लिंक कर रही थी, तब मुझे महसूस हुआ वहाँ कुछ है। ऐसा लगा कोई मुझे देख रहा है। और उसी दिन मैं, जो मेरा मंदिर है जहाँ पर हम लोग पूजा वगैरह करते हैं हनुमान जी का, वहाँ जाकर पूरा दिन मंदिर में रहा और उनसे सवाल जवाब किए कि आखिर मेरे साथ ये कैसे हो गया, क्योंकि मैं जो इतनी पूजा करता हूँ, मैं संकल्पित पाठ करता हूँ उनके। तभी उसी दिन से, लेकिन तब से आज तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ, लेकिन वहाँ एक्चुअल में गड़बड़ थी, क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीज़ हो गई। मैं बहुत ज़्यादा शॉक था इसे देखकर। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ किसी भी इंसान के साथ हो रही है तो भगवान उनके साथ नहीं है? बिल्कुल भगवान साथ होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ लोग महसूस कर जाते होंगे, हो सकता है वहाँ पर वो एंटिटी कुछ ज़्यादा स्ट्रांग हो, ज़्यादा कुछ। तो एक बात बताइए, जब आपने बताया कि आपकी सिस्टर के साथ ये हुआ, तो आपकी सिस्टर के साथ ही क्यों ये हुआ? अब मैंने आपको वो चीज़ बताई थी कि जो जेलसी होती है एक, है ना, तो वो फैमिली मेम्बर्स मेरी सिस्टर से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते थे, जो उन्हें पसंद नहीं किया करते थे। वो सोचते थे इतनी काबिल लड़की है, इतनी प्यारी है, सुंदर है, सब कुछ, इनका परिवार बहुत अच्छा है। तो लोग क्या है, नाजुक पार्ट को पकड़ते हैं। परिवार में वही एक वैसा सॉफ्ट पार्ट थी, क्योंकि उन्हें पता था किसी के ऊपर इतना जल्दी कराना नहीं। और वो बीमार भी रहती थी, मैंने आपको बताया बीमार रहती थी, इसीलिए उन्होंने उसे टारगेट किया कि तुरंत ही इसके ऊपर करा दो, यहाँ बहुत जल्दी असर करेगा। तो इस वजह से। अब आते भाई इसके बाद कोई किस्सा जो आप बता रहे थे, कोई और रियल इंसिडेंट जो आप जनता के सामने लाना चाहो? तो जैसा कि भैया आपने देखा होगा कि लोग जो है इस चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, ठीक है, ऑडियंस जो है कभी नहीं मानती है कैसी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको अब एक अपने परिवार का ही किस्सा फिर से बताने वाला हूँ, एक ऐसा किस्सा जिसके बाद लोग इस पर बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरी फैमिली का किस्सा है, तो मैं इसे झूठ तो नहीं बोलूँगा। अब वो किस्सा इस तरीके से है, मेरे एक रिश्तेदार हैं दूर के, और वो मतलब उनका घर पे आना जाना है, वो राजस्थान रहते थे। तो उन्हें इसके बारे में नॉलेज थी, ब्लैक मैजिक वगैरह के बारे में, वो चीज़ें ये कर लिया करते थे। तो उन्होंने इसे एक तरीके का धंधा बना रखा था, कहते हैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना। वो शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते थे, लोगों का बुरा करना। बस जैसे किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा। मान लीजिए आप उनके पास गए कि पंडित जी मेरे साथ इन्होंने ऐसा ऐसा किया, कि अब आप इनके लिए कुछ करो, कि मेरी बला हमसे हटाओ, इनकी ऐसे कर दो, इनका वैसा कर दो। अब इसे मैंने जब लाइव अपनी आँखों से देखा, तब मैंने इस पर बिलीव किया। एक बार की बात है, वो मेरे घर आए हुए थे घूमने के लिए, तब मैं छोटा था। तो बोले शिवा साथ में चलोगे ऐसे ऐसे। तो पिताजी ने बोला कि कोई आपसे मिलने आया है, गाँव से आए ये लोग। तो बोले बुलाओ अंदर। उनका एक तरीके से इंतज़ार ही हो रहा था लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आए अंदर, बैठे आकर, तो मैं भी बैठ गया वहीं पर। तो उन्होंने बताया कि पंडित जी ऐसे ऐसे मेरे साथ कराया गया, कि बहुत गलत, कि मेरे घर के ऊपर पूरी पूरी तांत्रिक क्रिया कराई गई। और ये बात आपको भी पता किसने कराई, आप समझ भी सकते हो किसने कराई। वही जो हम लोग बात कर रहे थे, जेलसी, आस पड़ोस के रिलेटिव ही उनके। तो उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा जो मेरे रिलेटिव थे कि क्या करना है, आप बताओ क्या करना चाहते हो। कि हम चाहते हैं, उनके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था, इतना गुस्सा, जैसे आप पूछ रहे थे जिनके ऊपर हुआ था। हाँ, जिनके ऊपर हुआ, इतना गुस्सा। वो ये बोले कि हम चाहते हैं कि इनका पूरा परिवार ख़त्म हो जाए, इनकी दुर्गति हो जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया। तो एक इतना बड़ा तंत्र था जो शायद लोगों को नहीं पता होगा, और आज पहली बार लोग सुनेंगे, शॉक हो जाएंगे, ऐसा भी होता है। मेरे उन रिलेटिव ने ऑन स्पॉट एक कागज़ लिया, उस पर एक वो जो बनाते हैं चित्र वगैरह, वो बनाया, उस पर जो चीज़ें उन्हें लिखनी थी वो लिख दी। उन्होंने बता दिया इसमें ये रख देना। उन्होंने फिर जो आखिर में एक चीज़ बताई, वो सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। उन्होंने कहा एक छिपकली को पकड़ लेना, उसकी पूँछ काट देना, उस पूँछ को इस कागज़ में रख देना, मेरे पास ले आओ, इतना काम करके ला। तो वो गए, उन्होंने सारी क्रिया की, सब कुछ किया। उन्होंने छिपकली की पूँछ काट दी, उस पूँछ को उसमें रखा, और उन्होंने मेरे रिलेटिव ने बताया कि इसको तुम जिसकी दुर्गति करना चाहते हो, जिसका विनाश चाहते हो, मात्र उसके घर पे फेंक देना। और ये इतना आसान होता है। उन्होंने कहा मात्र उसके घर पे फेंक देना, और ये तो बहुत आसान था।
इन लोगों ने जाकर उसके घर पे फेंक दिया। उस दिन से उस घर का विनाश शुरू हो गया। सामने 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 हादसे हो रहे, एक्सीडेंट हो रहे, काल उनके सिर पे घूम रहा था। ये काल इतने खतरनाक थे, ये जो उन्होंने क्रिया पूरी की थी इतनी ज़्यादा, और ये एक नहीं, उन्होंने ना जाने ऐसे कितनी क्रियाएं की थी। लेकिन अब फिर से वही बात घूम कर आती है। अब लोग इसे कैसे झुटलाएंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जो रिलेटिव थे उनका जो हालात हैं इस टाइम, जो प्रेजेंट टाइम हालात हैं, उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है। घर में हद से ज़्यादा कलेश है, उनका एक पैर खराब हो गया है और वो पूरे दिन चारपाई पे रहते हैं, न चल सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, सब खत्म हो गया। और धीरे धीरे उनकी बॉडी पैरालाइज हो रही है। ये ऐसे लोग क्या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाते हैं क्या सबके सामने? ऐसे लोग बस ये सोचते हैं कि आगे कुछ नहीं होगा हमारे साथ, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा शक्तियाँ जानते हैं तो हम ये सब कर लेंगे। और वो शक्ति का प्रदर्शन भी कह सकते हैं, और पैसे कमाने का ज़रिया, बताओ, दूसरे की दुर्गति करके पैसे कमाने का ज़रिया, कि चंद पैसे बन जाएंगे। और वो लोग जो करवाते हैं मुँह बोली कीमत देते हैं कि जितना आपको चाहिए हम आपको देंगे, बस आप मेरा ये काम कर दो। अब इन लोगों को ये पता नहीं होता ना कि जब खुद के ऊपर बीतती तो क्या होता है। और आज देखो क्या हो रहा है। अब उन्हें ये चीज़ समझ आती है, काश जवानी में ये काम ना किए होते। और इंसान को आखिर में ही समझ आती है कि काश ना काम किए होते। आप किसी को भी उठा कर देखना, कोई भी अगर ऐसी चीज़ें करता है तो उसका आखिर में क्या होता है, फिर वो उसी से आप पूछ सकते हैं, सब खत्म हो जाता है। मैं हैरान हो जाता हूँ जब बार बार देखता हूँ ना कि यार सामने सामने इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, उसके बाद भी एक इंसान है जो सुधरने को तैयार नहीं है। आजकल तो मतलब गली गली में, घर घर में ये चीज़ हो रही है। और जनता से मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है हमेशा कि आपने कभी इसके पीछे का कोई लॉजिक लगाया कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है? इंसान आता है सीधा हमारे पास इंसिडेंट बताता है कि आज से 1 साल पहले तक सब कुछ ठीक था और फिर अचानक से सब कुछ बिगड़ गया। फिर जब हम कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट करवाते हैं, अपने साइकिक मीडियम से कनेक्ट करवाते हैं, वहाँ पे फिर निकलता है कि आपके रिश्तेदार ने आपको खीर खिलाई थी, आप उनके घर पे गए थे, वो आपके घर पे आए थे, आपके घर में कुछ ऐसा मिला। तो इंसान हाँ भी भरता है और फिर उससे पूछा जाता है कि आपने क्यों नहीं बताया, तो वो बोलता है कि हमें पता ही नहीं था, आपने याद दिलाया हमें। बिल्कुल। मतलब आज के टाइम में कोई कुछ भी करना चाहता है ना, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास नहीं जाएगा, वो ऐसे तांत्रिकों को ढूंढेगा जो बस ये काम निपटा दे बस। और फिर ऐसे ही क्या बताऊँ यार, ये चीज़ें लाइफ टाइम इतनी बुरी तरीके से दूसरे इंसान को मतलब प्रताड़ित करती है एक तरीके से कि उसके पूरे फैमिली में एक अर्थ चलता आता है। अब सोचो आज मेरे साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, मैं तो ये सोचूंगा कि यार भगवान ने किस्मत ऐसी लिख दी, मेरे कर्म ऐसे होंगे, और फिर बाद में पता चले कि ये तो मेरे दादा परदादा की गलती थी जो मेरे तक चलती आ रही है और आगे पीढ़ी तक चलती रहेगी। इसमें इंसान क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। और आधी जनता तो हमारी यही बोलती है ये चीज़ें होती ही नहीं है। यहाँ पे आके लोग अपने परिवार के किस्से बताते हैं, जनता सोचती होते ही नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है, कि ये लोग स्टोरीज़ बना लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन जब आप बाहर निकल के देखोगे, अपने थोड़ा बिलीव करने की कोशिश करोगे, समझोगे, तब दिखाई देगा कि एक्चुअल में चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। सो मैं जनता को यही बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने सुने हैं, शिवा ने जिस तरीके से अपनी फैमिली के किस्से बताए हैं, ये बहुत दर्दनाक है कि कहीं ना कहीं उनकी सिस्टर टारगेट हुई, उनकी फैमिली में उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी, करने वालों की हालत भी देखी, जिनके साथ ये चीज़ें हुई उनकी भी हालत देखी। हालांकि मैं खुद इतना ज़्यादा अफसोस बयां करता हूँ कि यार जिन लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है वो लोग कितना परेशान हो रहे होंगे। आज हर कोई अपने आप को रिलेट कर पाता है कि हमारी फैमिली में मेरी मम्मी के साथ ऐसा हुआ, पापा के साथ हुआ, दादा दादी, बहन भाई, कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ रुक गई, हमारी पढ़ाई रुक गई, हम जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे वहाँ से अचानक से निकाल दिया गया, या कोई ना कोई क्लेश हो गया, गृह कलेश हो गया, मन मुटाव कहीं ना कहीं चलती आ रही है। ये चीज़ें इंसान हमेशा उसको भगवान के ऊपर थोप देते हैं कि मैं इतनी पूजा करता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है। ये नहीं सोचते कि यार आप किसी का दिया हुआ खा रहे हो, कैसे पता लगाओगे भाई, कैसे पता लगाओगे? सही इंसान तक तो आप पहुंचते ही नहीं। वो लाइन जो शिवा ने बोली कि बाबा बदलते रह जाओगे, बिल्कुल सही बात है। आज इंसान हम तक भी आता है ना, तो वो आके यही बोलता है कि हम तो पहले लूट गए इतने, हम पता नहीं कितनों को कितने पैसे दे चुके हैं। कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं, मैं बस मेरे पास सिर्फ अफसोस जताने के अलावा कोई चीज़ नहीं होती कि मैं इतने लोगों को अपने चैनल पे बुलाता हूँ और मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि जिन लोगों को मैं बुलाता हूँ उनको इतना वेरीफाई करके बुलाता हूँ कि इंसान सच्चा ही होगा, सच ही बोल रहा होगा, और मैं 2 बार 5 बार वेरीफाई करता हूँ इस चीज़ को। मैं आखिरी में आके ही बोलूँगा,
कि अगर आप शिवा को दोबारा बुलाना चाहते हैं थर्ड पॉडकास्ट के लिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि शिवा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो रिसर्च करके अपनी रील्स वगैरह डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, पूरी अच्छी तरीके से रिसर्च करके डालते हैं। तो आप जाके वहाँ पे उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो मेंशन है स्क्रीन पे भी आ रहा था। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, जहाँ इतनी ज़्यादा रिसर्च करके वो कहीं ना कहीं मिस्टीरियस कंटेंट भी लेके आ रहे हैं और पावरफुल ऐसा कंटेंट जो भगवान से रिलेटेड भी है या फिर हॉरर कंटेंट भी लेके आ रहे हैं। आप जाके एक बार देखिए, आपको भी पसंद आएगा कहीं ना कहीं। इसके बाद मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो प्यार आपने बनाया हुआ है इसी तरीके से बनाए रखिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि कहीं ना कहीं हम ऐसे गेस्ट को बुला सकें। लेकिन फिर भी आपकी भारी डिमांड पर जो हमने चैनल स्टार्ट किया अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, इस पर सिर्फ गेस्ट नहीं सब्सक्राइबर भी आते हैं। सब्सक्राइबर अपना पूरा जो अनुभव है वो स्क्रीन पर शेयर करता है, कहीं ना कहीं आपके सामने लेके आते हैं। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो प्रक्रिया में उसकी बता देता हूँ। जो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन पर भी दिख रहा है, उस पर आपको अपना पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना और एक बार मेंशन कर देना कि अक्षय भाई हम भी आना चाहते हैं। तो दिल्ली में हमारा सेंटर है, एक बार टीम रिव्यू करेगी उस रिकॉर्डिंग को, फिर आपको बुलाया जाएगा। तो आप जनता जनार्दन के सामने इसी तरीके से पूरा जो है अपना अभाव व्यक्त कर सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं, ताकि जनता कहीं ना कहीं उस चीज़ से अवेयर हो जाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पर दोनों पे आपको नंबर दिख रहे हैं। जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से बनाए रखिए और कोशिश कीजिए फेसबुक को भी इसी तरीके से प्यार दीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लीजिए। और आखिरी में यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके ध्यान रखिए, अपनों पर ज़्यादा नज़र बना के रखिए, क्योंकि परायों को आपसे क्या ही मतलब है। कहीं ना कहीं ये जलन जो है इंसान को बहुत नोचती है। आपकी एक आगे सीढ़ी बढ़ी हुई ज़िंदगी, जो आप एक सीढ़ी कदम आगे बढ़ा लेते हो, वो दूसरे को बहुत चुभती है। तो आखिरी में आके यही कहूँगा कि बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।